नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम द कोरोना वॉरियर्स। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात उन हस्तियों से करवाते हैं जो इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां बचाने के काम में जुटे हुए हैं। एक ऐसे समय में जब अपने परिवार के लोग और अपने सगे संबंधी भी आपसे मुंह मोड़ देते हैं, तो कुछ ऐसे लोग आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जिनसे भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन ये रिश्ता इससे भी बढ़कर होता है और ये होता है इंसानियत का रिश्ता। इंसानियत के इसी रिश्ते को निभा रहे हैं नरेश थल और उनके साथी। नरेश जी वैसे तो सालों से एमटीएफसी संस्था के माध्यम से बेघर, गरीब और प्रवासी बच्चों की शिक्षा का काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा, तो ये और इनकी टीम पीड़ितों की सेवा में जुट गई। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनके काम के बारे में। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम द कोरोना वॉरियर्स में। हाँ जी, धन्यवाद सर। जी नरेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि किस किस तरह की मदद इस समय पे आप जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी कर रहे हैं। सर पिछली बार का जो कोरोना था वो कुछ अलग सिचुएशंस वाला था और इस बार जी कुछ सिचुएशंस अलग हैं। तो बिल्कुल। जो हमारी एमटीएफसी ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर्स टीम है, उसमें एक ग्रुप तो जन सेवा संस्थान में जो कोविड सेंटर चल रहा है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी जन सेवा संस्थान भिवानी रोड पे स्थित है और वहाँ पर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज के सानिध्य में हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। जी जो ऐसे पेशेंट जो पॉजिटिव है लेकिन इतनी ज्यादा उनको दिक्कत नहीं है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए, तो उन लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या को सेट किया गया है कि उनको क्या-क्या डाइट देनी है, क्या-क्या मेडिसिन देनी है, किस तरह का उनके देखभाल उनकी करनी है, जो घर पर नहीं की जाती। जी तो हमारे एक तो बच्चे वहाँ कोविड सेंटर में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को कोविड हो गया है, तो घर पे ओ खाना बनाने वाला नहीं है। तो वो नीडी हम्म फैमिली भी है और रिच फैमिली भी है। यहाँ रिच हम्म और नीडी का मतलब नहीं है, वहाँ पर कोई मेंटेन करने वाला केयरटेकर ही नहीं है, तो खाना कौन बनाए? तो हमारे बिल्कुल। वॉलंटियर जन सेवा संस्थान से खाना लेकर लोगों के घरों में देने का काम करते हैं। सुबह का हम्म शेड्यूल अलग बना हुआ है और शाम का अलग। जी और एक हमने अभियान अभी चला रखा है लास्ट ईयर की तरह, राशन हम्म वितरण अभियान। जैसे बहुत सारे लोगों के काम छूट चुके हैं, दिहाड़ी मजदूरी हम्म करने वालों के, तो उनको अब हम राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कल ही रोहतक शहर के जो नवीन जैन जी है, दानी सज्जन है, उन्होंने यहाँ आटे के 100 कट्टे भेजे और लोग भी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे कलेक्शन करके जहाँ पर भी इस चीज़ की ज़रूरत है, मेनली तो अभी हम बच्चों से स्टार्ट करें जिनके बच्चे जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के काम धंधे बंद हो चुके हैं, तो पहले तो उनको दे रहे हैं। फिर जैसे हमारे हम्म पास फ़ोन आते हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट पता चलती है, वहाँ पर भी वो हम्म राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेनली अभी हमारी 3 सेवाएँ चल रही हैं, एक तो कोविड सेंटर में, दूसरा घरों में खाना देने का और तीसरा दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले लोगों को राशन देने का। जी, इस काम की शुरुआत कैसे हुई? कैसे आया आपके दिमाग में कि ये करना चाहिए? ये 1.5 साल हो गया सर। पिछले बार लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू हम्म था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को ऐलान किया था। तो हम्म पहले तो मैंने सारे बच्चों को कहा था कि अभी तो घर पर आप सभी रहो। जैसे-जैसे हम्म हमें गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ मिलेंगी, पता चलेगा तो उस धीरे-धीरे मैं आप सभी को बुलाऊँगा। तो 22 मार्च के बाद हमारे पास कुछ फ़ोन आने लगे कि हमें खाने की दिक्कत है। तो ये गुड़िया पीछे खड़ी है, पूजा इसका नाम है। हम्म ऐसे कंप्यूटर सेंटर सँभालती है और सभी स्टूडेंट्स जी को का रिकॉर्ड इसी के पास होता है। तो सबसे पहले इसको मैंने कहा कि एक बार हम बस्तियों में चलते हैं 24 मार्च को, वहाँ पर सर्वे करके आएँगे, तो पता चलेगा हम्म कि वहाँ पर कितने लोगों को ज़रूरत है। फिर हम्म और बच्चों को भी कनेक्ट किया 3-4 को। वैसे तो बच्चे बहुत सारे थे लेकिन सबको एकदम घरों से बाहर नहीं निकाला। और बिल्कुल। फिर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी जो जन सेवा संस्थान के संचालक हैं, और जी उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ जन सेवा संस्थान में आ जाइए
और मिलकर हम सेवा करेंगे। तो हमारे 86 वॉलंटियर जन सेवा संस्थान में इकट्ठे हुए और पिछले साल लगभग हमारे बच्चों ने 4 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया। बस माइंड में यही था कि अब इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल काम तो हो नहीं सकता और इस महामारी के टाइम हम भी घर बैठ जाएंगे, सभी घर बैठ जाएंगे, तो उन गरीब लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। घर कैसे पे बैठना जरूरी था, लेकिन सबका घर पे बैठना इस सिस्टम को रोक देता। तो हमने सोचा कि सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामान्य परिस्थितियों में सेवा की जाए। सेवा का असली मतलब तब बनता है जब परिस्थितियां कठिन हो जाए, तब पता कठिन चलता है कि होती। हम सेवक तब पता चलता है हम सेवक हैं या नहीं। जी जी। तो यही मन में था। तो पिछले साल भी ऐसा ही चला और इस साल भी परिस्थितियां वैसी हो गई हैं। तो सभी वॉलंटियर्स को यही बता रखा है कि हमारी खुद की भी परीक्षा है। हम खुद को कहते हैं हम समाज सेवी हैं, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, इतनी हमारी तारीफ होती है। तो हम भी तो अपने आप को चेक कर लेना कि उस तारीफ के हम लायक हैं या नहीं। बिल्कुल तो खुद को भी जांचने का ये सुनहरा अवसर कहूंगा मैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सोच है आपकी। और आपकी टीम जो आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम कर रही है, वो भी बधाई के पात्र है। और देखो, 4 लाख लोगों तक खाना पहुंचाने का काम कोई छोटा काम नहीं था, बड़ा काम है। और ये बड़ा काम आपने अपने सिर पे लिया और किसी ने दिया नहीं, आपकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं लगाई, आपने खुद से इसे ऑन किया, अपनी जिम्मेदारी समझी, सामाजिक सरोकारों को आपने अपने मन में संजोया, तभी जाके ये काम होता है। और जब खुशी से काम होता है तो अच्छा लगता है। एक और चीज है जो ऐसे समय में जब अपने घर वाले भी आपको छोड़ देते हैं, ये बीमारी कुछ इस तरह की है, ऐसी न्यूज आती रही है कि यदि कोई एक्सपायर हो गए हैं या कोई बीमार हो गए हैं, तो घर के लोगों ने भी उनकी केयर करना। तो ऐसे समय में आप बिल्कुल जोखिम का काम करें, क्योंकि आपका जो संपर्क है वो सीधे जो कोरोना पॉजिटिव है उन लोगों के साथ है, चाहे वो आश्रम में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पे हो या जहां खाना पहुंचाते हो वहां। तो क्या डर नहीं लगता है? जिंदगी तो देखो, सबको प्यारी है। पहली बात तो सर ये है कि जैसे आपने कहा कि फैमिली मेंबर्स भी छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं हम्म तो ये कहूंगा कि ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है। हम्म वैसे भी बहुत से लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय तो क्या हम्म कोरोना हो। तो ये तो एक बहाना है कि कोरोना आ गया, चलो हम अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को छोड़कर चले जाए। लेकिन हम्म ऐसी ऐसी चीजें तो हम पहले भी देखते हैं, तो उस वक्त तो कोरोना नहीं होता। ये सारा का सारा मैटर संवेदनाओं का है। समाज में हम जितना संवेदनशील होंगे, उतना हम परिस्थितियों पर भारी पड़ेंगे, और संवेदनहीनता आएगी तो परिस्थितियां हमारे ऊपर भारी। और बिल्कुल दूसरा सही। आपने कहा कि डर नहीं लगता, तो मुझे तो लगता है कि जैसे और बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, हम्म किडनी की प्रॉब्लम, और भी तो प्रॉब्लम चल रही हैं। हम्म हम कोरोना को बीमारी ना मानकर एक फोबिया क्यों मान रहे हैं? माना कि ये थोड़ा सा इन परिस्थितियों के हिसाब से है, लेकिन कोरोना ऐसी भी कोई बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई समाधान नहीं है। तो इतना अपने अंदर डर क्रिएट करना इस बीमारी को महामारी बना, हम इसको महामारी ना मानकर सिर्फ बीमारी मान रहे हैं, इसीलिए हमें तो कोई सी ऐसा लगता नहीं है कि वो एक बहुत बड़े संघर्ष की बात है। जी जी। तो जो ये तो जिन बहुत। लोगों ने इस बीमारी के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट किया है, बहुत फियर क्रिएट किया है कि घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद उन्हीं के साथ हम्म। ज्यादा। बिल्कुल सही बात कही आपने, ये संवेदनाओं का मसला है असल में। और अगर आप संवेदनशील हैं तो आप किसी को दुख में देख के चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और यही वो चीज है जो हमें आगे लाती है और लोगों से अलग करती है और हमारे गांव को घर से बाहर निकलते हैं। आपकी बात ठीक है, जो आपके साथ जुड़े हुए उनकी बात ठीक है, लेकिन बच्चों के जो परिवार है उनकी तरफ से कोई विरोध या कोई ऐसी बात नहीं है। सर, ये जो बच्चे हैं ना, ये आज से काम तो कर नहीं रहे हैं। ये हम्म 13 साल हो गए इनको फील्ड में काम करते हुए। ऐसा जी। नहीं है कि इनको एकदम इनको डायरेक्ट फील्ड में उतारा गया। 13 साल ये फिजिकली और मेंटल तौर पर बहुत तैयार है। तो हम्म ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की शुरुआत एकदम हो जाती है। इन्होंने बहुत काम कर रखा है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। हम्म और ऐसे तो पढ़ने वाले हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे हम्म के सारे बच्चों को हमने ज्वाइन कर लिया या सारे के सारे हम्म बच्चे ज्वाइन हो गए।
उन्हीं बच्चों को कहीं न कहीं हमने पार्टिसिपेट करवाया जिन पर हमें भरोसा था, जिनको हम पे भरोसा था और हम्म, कहीं न कहीं जिनके पेरेंट्स भी हमारे कॉन्फिडेंस। बिल्कुल भरोसे का मसला है और ये भरोसा जो है वो समाज में अर्जित करना और उसको बनाए रखना, उसको निभाना सच में बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। ये ज़िम्मेदारी आप निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सबको साधुवाद। एक बात और कि जब हम सामाजिक काम करते हैं तो बहुत तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, बहुत तरह की समस्याएँ। तो आपको किस तरह की समस्याएँ देखने को मिली इस काम को करते हुए? थोड़ी अविनाश जी आवाज़ कटी है आपकी, थोड़ा क्लियर नहीं जी, हुआ, क्या कहना जी। चाहते? हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि जब हम सामाजिक काम के लिए उतरते हैं, घर से निकलते हैं, तो बहुत हुँ, तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ती हैं। आप हाँ। लोगों को पर्टिकुलरली किस तरह की समस्याएँ झेलनी पड़ी? कुछ बता पाएँगे? समस्या तो जो आप क्वेश्चन्स बता रहे हो उसी में समस्याएँ भी आती हैं। हुँ, देखो समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग-अलग होती है। हुँ, तो क्वेश्चन तो ऐसे उठते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तुम घरों से बाहर क्यों हो? ये बच्चे क्यों हैं? तुम्हें कुछ हो गया तो? वो कहीं न हुँ, कहीं हुँ, केयर की वज़ह से भी होता है और कुछ कमेंट की सेंस में भी होता है। और ये हुँ, तो हुँ, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। और हुँ, जैसे बच्चे फील्ड में जाते हैं, बताते हैं कि हम घरों में खाना देने जाते हैं, तो जो खाना ले रहे होते हैं, वही नखरे करने लग जाते हैं कि ऐसा खाना क्यों नहीं हुँ, लाए, वैसा खाना क्यों नहीं लाए, इसको क्यों हुँ, दे हुँ, दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो हुँ, ये प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती हैं। ये तो पार्ट हुँ, एंड हुँ। पार्सल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों में से कोई बताएगा कि फैमिली कैसे सोचती है उनके इस काम के बारे हाँ। में? या आप भी बता सकते हैं, कोई बच्चा भी बता सकता है, पूजा या कोई? हाँ जी सर। जी, पूजा, फैमिली आपकी कैसे रिएक्ट करती है आपके काम को लेके? सर एक्चुअली जैसे सर ने बताया कि हम आज से काम नहीं कर रहे, काफ़ी टाइम हो हुँ, गया है, हुँ, 13-14 साल से हम संस्था में लगे हुए हैं। तो हमारी हुँ, फैमिली मतलब उनका माइंड क्लियर है कि भई इन्होंने तो करना ही है इस तरीके से काम। हुँ, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं कि भई समाज में जो काम हो रहा है उसमें भी हम भी पार्टिसिपेट करें। तो फैमिली की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती। अ, और जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई समस्या आपको लगती हो? जैसे नहीं समस्या। करो हाँ, हाँ जी सर। जी, जी। आप बताइए? सर एक बार रिपीट करना सर आपने क्या कहा? जी, मैंने कहा जहाँ आप काम कर रहे हैं जैसे जी। कोरोना सेंटर क्वारंटाइन सेंटर में, तो वहाँ पे कोई दिक्कत आपको लगती हो? अ, कभी ऐसा लगा हो, निराशा आई हो कि ये हमें छोड़ देना चाहिए, क्या ऐसा ऐसा आया मन में कभी? सर ऐसा तो नहीं है जैसे अभी सर बता रहे थे कि भई ये चीज़ें तो साथ-साथ चलती रहती हैं कि भई किसी ने हुँ, कहा कि हुँ, खाना सही नहीं है या हमें नहीं दिया, इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो आती हैं। बाकी ऐसा हुँ, कुछ मन में आता नहीं कि भई हम इस चीज़ को छोड़ दें। जब हम ही नहीं करेंगे, अब समाज सेवा के उसमें चले हुए हैं, तो हम नहीं करेंगे तो फिर और कैसे काम चलेगा? इस कैसे तरीके काम की कोई चले? दिक्कत नहीं आती। और जब आपकी मदद से किसी को फ़ायदा हो जाता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है वो संतुष्ट आपको नज़र आता है, ये लगता है कि मन में ऐसे आता है कि देखिए, आपने इस समय पे आप हो, तो आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है सर ये देख के कि हम किसी के काम आ रहे हैं। पीछे जब हमने हुँ, स्टार्ट किया था लॉकडाउन से पहले मतलब पिछले कोरोना के टाइम में, तो हुँ, स्टार्टिंग में तो हम घर पर ही थे, लेकिन जैसे सर ने बुलाया तो सर ने बुलाने के बाद हमने बहुत सारा काम किया। कोरोना कंप्लीट हुँ, होने के बाद मतलब 1 साल के बाद हमने सोचा कि अगर हम उस टाइम पर ना होते तो हम आज मतलब वो फीलिंग नहीं ले रहे होते जो आज हम महसूस हुँ, कर रहे हैं कि कोरोना के टाइम हम घर पर नहीं बैठे थे। हमने बहुत बिल्कुल। मेहनत की है। उन लोगों के लिए हुँ, काम किया जो भी उस टाइम पर बहुत मुश्किल में थे, जो बहुत दर्द से हुँ, गुज़र रहे थे, उन लोगों के लिए हमने काम कर पाए। तो बहुत हुँ, अच्छा फील होता है ये सब देख बिल्कुल नए रिश्ते बनते हैं नए लोगों के साथ, कर। हैं? और ये रिश्ते जो इंसानियत के रिश्ते हैं, वो ज़्यादा गहरे होते हैं, बहुत दूर हाँ तक जी जाते सर। हैं। बिल्कुल हाँ सही जी। बात कही है आपने। ये जो मोटिवेशन है आपके अंदर जो इस समय पे है, जज़्बा ये नरेश जी भी बताएँगे, आप भी कोई और भी बताएँगे, ये कहाँ से मिलता है? सर कहाँ ये से आती हमारे है ये लिए तो ताकत? हमारे सर ही सब कुछ करते हैं, उन्होंने ही मोटिवेट किया है। अभी भी जैसे हुँ, आप कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो हमारे सर ने हुँ, हमें एक हुँ, बात बताई है कि डी से डरना नहीं है और डी से डाइट लेनी है।
तो हम इसी पे काम करते हैं, डाइट लेते रहते हैं, मतलब जो हमें जिस डाइट की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, डाइट पे काम करते हैं और मन में डर नहीं रखते कि भाई कुछ हो गया, कोरोना हो गया या ये हो गया तो क्या होगा। तो बस यही बात को हम फॉलो करते हैं कि डी से डरना नहीं है और डी से डाइट लेनी है। बस इसी के बेस पे, इसी मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में किसकी ड्यूटी है, आपकी? नहीं, क्वारंटाइन सेंटर के जो बच्चे हैं वो अभी यहाँ पर वो अवेलेबल अभी नहीं हो नहीं पाए। है, तो उसमें से कोई अभी नहीं। एक सोनिया है। जी सोनिया जी आ जाओ। जी। हाँ, अभी सोनिया बता ये सकती है हमें। स्टार्टिंग से तो नहीं है हाँ हाँ। सोनिया, वहाँ पर अनीता जी है, लेकिन जी अभी जी ये क्वारंटाइन सेंटर से ही आई है, तो ये बता सकती है। जी। हम वहाँ का ना शेड्यूल जानना चाहते हैं, क्या करते हो आप सुबह से शाम तक? जी, नमस्ते सर। सर जैसे वहाँ का नमस्ते जी। शेड्यूल रहता है, हाँ जी, वहाँ जी। का जो शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो क्वारंटाइन पेशेंट है, उनके लिए तो डाइट रूटीन बनाया हुआ है कि सुबह उनकी क्या लेना है, कि सुबह 6 बजे से उनका डाइट स्टार्ट हो जाता है और रात को 8 बजे तक चलता है ये उनका फिक्स है कि इस टाइम इनको दूध देना है, इस टाइम इनको ब्रेकफास्ट देना है, इस टाइम काढ़ा देना है, इस टाइम पनीर देना है। ये तो उनका एक डाइट चार्ट बना हुआ है। उसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, हम वहाँ 9 बजे पहुँच जाते हैं। 9 बजे के बाद जाकर हमारे वहाँ पे डिवाइड है ड्यूटी कि किसी को रिसेप्शन काउंटर पे बैठना है, जो पेशेंट आएगा उसको अटेंड करना है। जो पेशेंट अटेंड करते हैं उनका ऑक्सीजन चेक करते हैं। अगर उनका ऑक्सीजन 80 बिलो है तो उसको हम एडमिट नहीं करते, क्योंकि उसको वेंटिलेटर या किसी डॉक्टर की जरूरत है, वो सीरियस केस माना जाता है, उसको नहीं लेते। जो 80 से अबोव है जिनका ऑक्सीजन, उनको वहाँ एडमिट करते हैं और उनको ऑक्सीजन पर या फिर उनको कंसंट्रेटर पर उनको रखते हैं, जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल बराबर नॉर्मल आ जाए। जब नॉर्मल आ जाता है तो उनको फिर हम उनका हटा देते हैं, फिर वो नॉर्मल अपना मेडिसिन पे काम चलता है। लगभग 12 दिन तक जब तक पेशेंट वहाँ रहता है, जब तक नॉर्मल नहीं आता उसकी छुट्टी नहीं देते हम। इस तरीके से रहता है। और उसके जी अलावा सर उनके साथ जो भी अटेंडेंट होता है, एक अटेंडेंट उनके साथ जरूर होता है कि ताकि वो पेशेंट का ध्यान रखे, क्योंकि वहाँ पर 3 चीजों को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है कि भाई वहाँ पर बेड दिया जा रहा है, उनको डाइट अच्छी दी जा रही है और उनको कंसंट्रेटरी ऑक्सीजन की जरूरत है, उस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। पर जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो अपने डॉक्टर से वो ले रहे हैं, जी। तो अपना ट्रीटमेंट लेकर वो तो अपना कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से। तो इस तरीके का रूटीन रहता है सर। इस तरह का। तो कितने लोग हैं इस समय पे वहाँ? तो सर जो यहाँ संस्था से जा रहे हैं वो 7 से 8 वॉलंटियर है जो यहाँ सेवा दे रहे हैं, और बल्कि कुछ जी। आरएसएस के भी हैं, वो तो सबकी ड्यूटी डिवाइड है, तो ऐसे वो काम करते हैं। हाँ। नहीं, वहाँ पे मरीज कितने? मरीज सर अभी वहाँ पे अभी 29 है, और रोज 29। कुछ एडमिट होते हैं, कुछ डिस्चार्ज होते हैं, तो 29 से लेके 31 के बीच में पेशेंट रहते हैं। जी जी। तो ये इस तरह से आपका रूटीन रहता है, और डेली लगभग 5-7 लोग आते हैं या इस तरह से होता है? हाँ जी सर, लगभग इतने आ जी। जाते हैं, कई बार रात को ज्यादा आते हैं, जैसे हमारी ड्यूटी रात को 8 बजे तक होती है, उसके बाद आते अच्छा। हैं तो रात को भी आते हैं, तो वहाँ पे 5-6 ऐसे आते रहते हैं। आ जाओ। तो जितने रोज आते हैं सब उतने डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो चलिए, ऐसे लोग जो जिनके पास, असल में बात सही है आप लोगों की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घरों में अलग से रहने के कमरे नहीं है, जहाँ वो अलग से क्वारंटाइन हो सके या आइसोलेट। तो ये एक जरूरी है, जरूरत बनती है, और इस जरूरत को समाज ही पूरा कर सकता है, क्योंकि सरकारी संसाधन तो बहुत सीमित है, और वो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल किस तरह से जो ढांचा है वो तहस-नहस हो चुका है। लेकिन समाज जो है, वो जब हाथ में हाथ डालकर खड़ा होता है एक दूसरे की मदद के लिए, तो कोई भी समस्या हमारे सामने बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आपकी टीम से कोई जुड़ना चाहे, तो नरेश जी से हम जानना चाहेंगे, तो वो कैसे जुड़े? क्योंकि कुछ लोगों सर के मन जुड़ने की में तो कोई हमारा बात, प्रोग्राम देख के भी आ रहा होगा कि ऐसी जो टीम है, इतनी उत्साह वाली टीम है, इतना अच्छा काम करने वाली टीम हमसे। सर जुड़ने का मतलब तो सिर्फ कोई प्रोफेशनल जॉब तो है नहीं, मेरा कांटेक्ट जी नंबर है, मुझसे कांटेक्ट करे, सेवा के काम बहुत है, हमारे साथ ज्वाइन हो जाए जी तो जी। कोई मोस्ट वेलकम है, कोई भी आना चाहे तो। और
किसी को आपकी मदद की भी अगर जरूरत तो वो भी आपके नंबर पे हाँ, कॉल मेरे कर पास बहुत ऑलरेडी वैसे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, रात रात तक फ़ोन आते ही रहते हैं। तो जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है उतना तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा, तो बहुत से लोग हमसे ही उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा उनके लिए कर दें, तो उनको मना भी करना पड़ता है कि हमारी भी काम करने की एक लिमिट है, हम एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहे हैं। उसके बावजूद हम ये सभी सेवा के काम कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को हमें डिनाई करना पड़ता है कि ये चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं है। लेकिन लोग भी क्या करें, जब सिचुएशंस ऐसी टफ हो जाती है तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो सभी अपनी जगह एफर्ट्स करते हैं। तो जी डेली जी के 15-20 फ़ोन मेरे पास आ जाते हैं किसी न किसी वे से, और जी बहुत सारे लोगों की हेल्प हो भी पाती है, बहुत सारे लोगों की नहीं भी हो पाती। तो हम तो ये सोचते हैं कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो करने की कोशिश करें, और जितना नहीं कर सकते वो तो देखो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, जितना हो सकता है उतना तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये जितना आप कर रहे हैं, आपने बताया 15 से 20 फ़ोन आते हैं और अदरवाइज़ भी आप और कामों में लगे रहते हैं, तो क्या इससे परिवार में डिस्टर्बेंस नहीं आती? देखो, परिवार का समय निकालना तो पड़ता ही है। हुँ, डिस्टर्बेंस तो नहीं कह सकते, बस थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल तो फैमिली होती है। हुँ। लेकिन बस परिवार को यही समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल हुए हो, लेकिन कितनों हुँ, को ज़िंदगी मिल रही है, कितनों को राहत मिल रही है, तो ऐसे हुँ, काउंसलिंग करके फैमिली को मैनेज करना ही पड़ता है, और वो तो हर सोशल वर्कर को करना पड़ता है, सिर्फ़ हमारी बात बिल्कुल नहीं। कर जी, चाहे जी। हम ऑन स्क्रीन कुछ भी कह देते हैं कि भई हाँ, स्ट्रगल नहीं आता, लेकिन वो फैमिली का बेसिक स्ट्रगल तो रहता ही है, और उसको कहीं बिल्कुल। न कहीं काउंसलिंग से दूर करना पड़ता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बच्चे हैं। और ये पहले भी चलता था और अब भी चल रहा है, हुँ, अब हुँ। थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। जी। बिल्कुल सही बात है और असल में ये काम इस समय पे असल में ज़रूरी इतना हो गया है कि जो सामाजिक कंसर्न जो लोग रखते हैं, सरोकार रखते हैं, वो चाह के भी इससे निकल नहीं सकते, इस परिस्थिति से भाग नहीं सकते। ये बिल्कुल सही बात है। तो बस आखिरी सवाल आपसे कि जो और युवा हैं इस समय पे जो हमारा प्रोग्राम उनके लिए क्या संदेश देना देखो, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ा यही संदेश है कि अपनी एनर्जी का यूटिलाइज़ेशन करें। हुँ, युवाओं में शक्ति होती है, बस उनको डायरेक्शन नहीं मिल पाती, और हुँ, ये टाइम तो कहीं न कहीं उस एनर्जी को चैनलाइज़ करने का है, उसको हुँ, फ़ियर में कन्वर्ट करने का नहीं है। स्पेशली हुँ, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। हुँ, हुँ, मेरे मन में ये बात आ रही थी कि मैं फ़ेसबुक पे डालूँ, और आपने कहीं न कहीं क्वेश्चन कर लिया। जो बच्चे कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हुँ, सबसे प्रैक्टिकल टाइम है अभी, बनकर दिखाओ डॉक्टर, वो फीलिंग्स अभी आपके हुँ, सामने आ जाएगी। और बिल्कुल। आप अभी इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते और बाद में कहोगे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर वो आप डिग्री वाले डॉक्टर बनोगे, आप पैसा हुँ, कमाने वाले डॉक्टर बनोगे, आप सेवक नहीं बन सकते। सेवक बनने का वैल्यू समय वाले किसी डॉक्टर नहीं बन सकते। हाँ, जो भी बच्चे कहीं न कहीं इस फ़ील्ड से हैं, साइंस साइड ले रखी है उन्होंने, और चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ में ऐसा हो कि हम डॉक्टर बने, तो खाली डॉक्टर बनने से बात नहीं बनती। डॉक्टर तो एक फरिश्ते के तौर पर भगवान हुँ, भेजता है धरती पर, वो मौका अभी भी है आपके पास। ऐसा नहीं कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होएगी, आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिलेगी तब आप डॉक्टर बनोगे। हुँ, हमारे जितने बच्चे हैं कोविड सेंटर में, जितनी लड़कियां हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप ये ना सोचो कि आपके पास नर्स की डिग्री नहीं है तो आप नर्स नहीं हो। आप हुँ, नर्स वाली फीलिंग लेकर काम करो। बिल्कुल। आप और दूसरे आपको कहेंगे कि डर नहीं लगता, तो आप उन डॉक्टर्स के बारे में भी सोचो। अगर आप एक्चुअल में डॉक्टर या नर्स होते तब भी तो आपको फील्ड में काम करना था, तो अभी हुँ, क्यों फील नहीं कर रहे? तो हमने तो सारी लड़कियों को ये बता रखा है कि लाइक ए नर्स आप वर्क करो, और जो नर्स कर सकते है एक पेशेंट के लिए, वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। तो बिल्कुल। फीलिंग के साथ बच्चे जुटे हुए हैं, हुँ, देखते हैं कितना कर पाएँगे, बाकी तो चीज़ें सब न कुछ मैं पहले बत जी, हाँ जी। नरेश जी एक खास चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे जो खड़े हैं वॉलंटियर्स अ, हाँ जी। ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं। हाँ, हाँ।
तो आमतौर पे हम कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनमें क्षमताएं नहीं होती हैं, वो कैपेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे लड़कियां जो हैं जो एक कदम आगे बढ़ के काम कर रही हैं, सोच के स्तर पे भी और एक्शन के स्तर पे भी। तो ये एक बड़ा बदलाव नहीं है सोसाइटी? सर हम इस पर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। अभी मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि लड़कियों को पूछने से पहले आप उनकी इज्जत करो, आप उनका बिल्कुल। मनोबल बढ़ाओ, उनको हिम्मत दो, उसके बाद देखो लड़कियां क्या कर सकती हैं। हमारे समाज में क्या होता है, लड़कियों को पूजा तो जाता है, इज्जत नहीं दी जाती, मनोबल नहीं बढ़ाया जाता, हिम्मत नहीं बढ़ाई जाती, और एक कहीं ना कहीं पैसिव रोल लड़कियों को दे दिया जाता है लाइफ के अंदर। और लड़कियों को भी लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी है, और कहीं ना कहीं आगे जो लड़कियां होती हैं उनको भी वो वैसे ही ट्रीट करती हैं। तो हमने लड़कियों पर काफी लंबे समय से काम किया है, और लड़कियों के अंदर जो समर्पण है वो अद्भुत होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसका कोई कंपैरिजन। तो चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत सारी चीजें यहाँ पे खुल के आई, और जो खास मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए वो यही है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और जब अच्छा टाइम होता है तो सब लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि वो आसान समय होता है। लेकिन जब मुश्किल समय होता है, चुनौतियां सामने होती है, बड़ा कोई संकट आता है, तो उसी समय पे परीक्षा होती है हमारी इंसानियत की, हमारे जज्बे की। और वो परीक्षा ऐसी होती है जिसमें हमें खरा उतरना है एक इंसान के तौर पे। और ऐसा ही कुछ लोग जो एमटीएफसी से जुड़े हैं इस समय पे, नरेश धल जी और उनके साथ जो लगे हुए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, और उनको साधुवाद देता हूँ कि वो इस मुश्किल समय में डटे हुए हैं। और बाकी लोगों से भी हम अपील करना चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे आएंगे, ताकि इस तरह के जो बड़े संकट समाज में हैं, उनका मिल के हम मुकाबला कर सके और आगे बढ़ सके, सबके साथ मिलके आगे बढ़ सके। ये नहीं कि हम अकेले आगे बढ़ जाएं। जब हाथ में हाथ लेके और सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, तभी असली विकास है, तभी असली तरक्की है। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं भी सर आपके माध्यम से सबको एक मैसेज देना चाहूंगा जी। कि मुख्य धारा का जो मीडिया है, मुझे लगता है वो काम नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए। ये स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ। ज्यादातर न्यूज चैनल्स नेगेटिव न्यूज दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बीमारी पैनिक में कन्वर्ट हो चुकी है, और लोग समझ नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से लोगों को मैसेज दे रहे हैं, जैसे आप दे रहे हो, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज। ऊपर से चीजें नहीं संभल पाती तो नीचे वालों को संभालनी पड़ती हैं। तो मुख्य धारा का मीडिया अगर काम नहीं कर रहा, तो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या फेसबुक पर वीडियोस बनाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है। और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मुख्य धारा की मीडिया की तरह नेगेटिव न्यूज ज्यादा मत दिखाए, ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। वो पॉजिटिविटी दिखाए, क्योंकि नेगेटिविटी दिखाने का काम तो बहुत ज्यादा मीडिया कर ही रही है। आप भी नेगेटिविटी दिखाने लग जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क तब पड़ेगा जब नेगेटिविटी वाले अपना काम करेंगे और पॉजिटिविटी वाले अपना काम करेंगे, और वो उसको चेंज कर देंगे। तो मैं तो आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आप पॉजिटिव चीजों को सामने लेकर आए। शुक्रिया नरेश जी, और हम सबकी ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं वो समाज में ज्यादा जाए, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले और हमारी ताकत बढ़े। नमस्कार।